तो देखिए, यूक्रेन को डर है कि पुतिन नए फ्रंट से हमला करेंगे और जिस उत्तर पूर्वी दिशा से हमले की बात हो रही है वो उत्तर पूर्वी दिशा कौन सी है और किन इलाकों से पुतिन ये हमला कर सकते हैं उसे भी हम आपको बताते हैं। ध्यान से इसे देखिए और समझिए भी। यूक्रेन की उत्तर दिशा में बेलारूस है। देखिए, ये रूस का मैप है। सर, आप थोड़ा सा इधर क्योंकि इसको और बारीकी से समझने की जरूरत है। आप ये देखिए कि जहां पर सर खड़े हैं ये है रूस। अब उत्तर दिशा इसकी कौन सी हुई? ये इसकी दिशा हुई उत्तर, जहां पर बेलारूस है। तो वहीं पूर्वी दिशा में क्या है? रूस से ये जो शुरू हुई है इसमें क्या क्या आता है? इसमें उत्तर पूर्वी दिशा में यूक्रेन के किन इलाकों का इस्तेमाल करेगी वो भी समझिए। उत्तर दिशा में बेलारूस की जमीन से रूसी आर्मी अटैक करती है। यहां पर आप देखेंगे चेर्नोबिल, कोरोस्तेन, रिवन, जाइटोमियर, ये पूरा उत्तरी दिशा में इसके यहां पर आएंगे जहां से यूक्रेन की उत्तर दिशा से नया हमला हो सकता है। ये वो इलाका है जिसमें बेलारूस हो गया, यहां पर आप देखेंगे रिवन हो गया, जाइटोमियर हो गया, चेर्नोबिल हो गया, इस जगह से हमला किया जा सकता है। वहीं यूक्रेन की पूर्वी दिशा जहां खुद रूस मौजूद है, यानी ये पूर्वी दिशा और यहां पर रूस मौजूद है और बेलारूस की उत्तर से सटे पूर्वी इलाके जैसे ये चेर्निहिव, ये आप यहां पर देखिए। इसके साथ ही आप देखेंगे ये सुमी हो गया और इसके साथ ही ये जो इलाके हैं ये शोत्स्का, ये रूस जोरदार हमला कर सकता है सुमी से, यानी उत्तर पूर्वी वार फ्रंट तैयार यहां पर किया जा रहा है क्योंकि इन इलाकों में अभी भी लड़ाई जारी है और अगर उत्तर पूर्वी दिशा से अटैक निर्देश मिलता है तो यहां से हमले तेज हो पाएंगे। ये जो घेराव करने की कोशिश की जा रही है, ये जो घेराव करने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या संभावनाएं बन सकती है? देखिए, डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल टिक्कू, आपको क्या लगता है ये जो मोर्चा तैयार किया जा रहा है कितना सफल हो पाएगा रूस? देखिए, जब ये ऑफेंसिव शुरू हुआ फरवरी लास्ट ईयर, तो रशियन फोर्सेस अगर आप देखेंगे नॉर्थ से आए और ईस्ट से आए और डोनेट्स्क लुहांस्क का इलाका उन्होंने 1-2 महीने के अंदर थोड़ा उसमें उनको थोड़ा सक्सेस मिल गई। लेकिन जो नॉर्थ का थ्रेस्ट था, जो कीव पर आ रहा था और चेर्नोबिल वगैरह में गया, वहां पर रशिया सक्सेसफुल नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि यूक्रेन के जो फोर्सेस थे उन्होंने कीव को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा था और रशिया को इतना मालूम नहीं था कि अपोजिशन कितनी स्ट्रांग होगी। इसका मतलब है नॉर्थ के ऊपर जो नॉर्थ से थ्रस्ट थे, रशिया के थ्रस्ट जो थे वो नाकामयाब हो गए। एक वजह से, एक तरफ से तो नाकामयाब हुई क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव था वॉर का वो हासिल नहीं कर पाए। अब उनके पास क्या ऑल्टरनेटिव है? ऑल्टरनेटिव ये है कि नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखेंगे उनके पास ये एक ही देश है जो उनके साथ है, दैट इज बेलारूस। आप देखिए, ये बेलारूस है और बाकी रशिया है। वो यहां भी नहीं जा सकते और वहां भी नहीं जा सकते बिकॉज दे आर ऑल पार्ट ऑफ नेटो। तो बेलारूस से अगर उनको इनग्रेस करना है, एक थ्रस्ट मेजर डेवलप करना है, वो उनके लिए मुझे लगता है आज की परिस्थिति में सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर कीव पर हमला होना है और कीव वो हार्ट है यूक्रेन का, दैट इज द कैपिटल, बिल्कुल, तो वो चाहेंगे कि इस पर सबसे जल्दी कब्जा हो ताकि यूक्रेन के बाकी जो कमांड स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाए। जैसे इंडिया ने 1971 में उनका एक ही मुद्दा था कि ढाका पहुंच जाए किसी तरह से। एक आपने माइंड और हार्ट पर कैप्चर कर दिया तो बाकी फोर्सेस ऑटोमेटिकली सरेंडर हो जाएंगी। अब बेलारूस क्यों? क्योंकि पहले तो बेलारूस में उनकी बेसिस है रशिया की, वो एक ही कंट्री है जो रशिया की मदद कर रही है, वहां उनके फोर्सेस ऑलरेडी हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप बेलारूस के इस वाले भाग से देखेंगे, ये सबसे नजदीक है कीव के। अगर आप इनकी डिस्टेंस यहां से कीव सबसे नजदीक है क्योंकि रशिया नहीं चाहेगा कि वो ऐसा रूट इस्तेमाल करे कि जहां उनको काफी ज्यादा समय लगे और रिएक्ट कर सके यूक्रेन। तो ये एक हो सकता है कि बेलारूस की तरफ से वो कीव के ऊपर हमला कर सके। ठीक है, और अब इसी पर हम बात करेंगे। देखिए, रूस को यूक्रेन की उत्तर दिशा यानी बेलारूस से यूक्रेन पर अटैक कितना आसान होगा, इसे मैप के जरिए आप समझिए। बेलारूस से यूक्रेन की राजधानी कीव, ये देखिए, ये जो बेलारूस, जैसा कि अभी कर्नल टिक्कू बता रहे थे कि बेलारूस से जो राजधानी कीव है उसकी दूरी महज 229 किलोमीटर की दूरी पर है।
पुतिन जिसे 11 महीने में कब्जा नहीं कर पाए, उसे पुतिन बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल कर कीव पर कब्जे का सपना पूरा करने की कोशिश करते हुए यहां पर नजर आएगा। सर आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। जैसा कि आपने यहां पर बताया वही हम बता रहे हैं कि बेलारूस से आप देखेंगे, बेलारूस से कीव की जो डिस्टेंस है सिर्फ 229 किलोमीटर, और शायद इसीलिए है ये पूरी तैयारी यहां पर की हुई है। राइट, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस आपके ऑब्जेक्टिव और आपके फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस जितनी बढ़ेगी उतना दुश्मन को रिएक्ट करने का टाइम मिलेगा। वो रिइंफोर्समेंट भेजेगा, वो आपको स्टॉप करेगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव ज्यादा दूर होता जाएगा आपसे। तो इसे एक वार किया जाए और ऐसा किया जाए कि सामने वाले को संभलने का मौका ना मिले। एब्सोल्युटली, इसको ब्लिट्जक्रीग कहते हैं। और रशिया के पास तो ब्लिट्जक्रीग के काफी सारी टैक्टिक्स है। ये अलग बात है कि अभी तक उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन अगर कीव को कैप्चर करना है तो उनके जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कई सारी उनके पास मीन्स है, एक्सपीरियंस है, वो ये कर सकते हैं। क्योंकि मैं मानता हूं कि 200 किलोमीटर भी हालांकि काफी डिस्टेंस है, उसके 200 किलोमीटर में जिस प्रकार से यूक्रेन लड़ रहा है और वेस्ट का उनको सपोर्ट है, हो सकता है रशिया को स्टॉल भी करे, लेकिन रशिया के लिए एक ही ये तरीका। लेकिन कर्नल टिकू, इससे पहले ऐसा क्या हुआ कि वो सफल नहीं हो पाया और इस बार हो सकता है जो पुतिन उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा क्या हो सकता है? मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो रशिया के दो, मुझे लगता है मेरे ऐसे समझ में रशिया के दो प्रॉब्लम्स एरिया थे। पहली तो ये थी कि रशिया ने, अगर आप देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी अब 75 साल का हो गया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनका कोई भी कहीं पर उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा। जो युद्ध लड़ा सीरिया में लड़ा, उसमें लिमिटेड फोर्सेस थे, लेकिन मास ट्रूप्स, आर्मर्ड कॉलम्स, मिसाइल्स, आर्टिलरी, ग्रैड, ये जितने भी आधुनिक युद्ध के सिस्टम थे वो उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। और ये कहा जा रहा है कि इस बार ये सफलता मिलेगी। लेकिन यूक्रेन की उत्तरी दिशा बेलारूस में, यानी बेलारूस जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये इस मैप के जरिए जो आपको दिखा रहे थे, बेलारूस में पुतिन ने पहले से तैयारी कर रखी है। पुतिन की ये तैयारी क्या है, अब आप उसे भी समझ लीजिए कि बेलारूस से क्यों इतना कॉन्फिडेंट अब पुतिन नजर आ रहे हैं। तो दरअसल देखिए, रूस के 20,000 से ज्यादा सैनिक इस वक्त बेलारूस में मौजूद हैं। ये तैयारी की बात की जा रही है। व्लादिमीर पुतिन तैयारी कर चुके हैं बेलारूस में, और 20,000 से ज्यादा सैनिक इस वक्त रूस के बेलारूस में मौजूद हैं। रूस बेलारूस का जो सैनिकों का जो युद्धाभ्यास है वो लगातार जारी है। दोनों के बीच युद्धाभ्यास किया जा रहा है। अटैक को लेकर सैनिकों को आदेश भी दे दिया गया है। अब बस वो इंतजार कर रहे हैं कि कब आदेश दिया जाएगा कि अलगार हो, और वहां पर जाकर वो हमला कर देंगे। रूस ने बेलारूस में हथियारों की एक बड़ी खेप भेजी है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सर, ये जो तैयारियां की जा रही है कि ऑलरेडी जो आंकड़े यहां पर हम बताए जा रहे हैं कि 20,000 सैनिक मौजूद है, युद्धाभ्यास रूस और बेलारूस लगातार कर चुके हैं, आदेश का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। ये आदेश कब होगा, और ये तैयारियों को देख के आपको लगता है कि ये काफी होंगी अभी तक के लिए? देखिए, मैं जिस प्रकार से युद्ध पिछले 1 साल से चलता आ रहा है, जिस प्रकार से हमने उसका रूप देखा बदलते, तो मैं मानता हूं कि इतना आसान नहीं होगा रशिया के लिए। क्योंकि रशिया ये सोचता था कि वो अपने ओवरवेलमिंग जो फोर्स कैपेबिलिटी है उसकी वो यूक्रेन के ऊपर इस्तेमाल करके यूक्रेन को वो जो उनके वॉर ऑब्जेक्टिव थे उनको हासिल करेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यूक्रेन एक्चुअली अकेला नहीं है, पूरा नेटो उसके साथ लड़ रहा है। उसके पास सबसे आधुनिक हथियार हैं, उसके पास मिसाइल सबसे हिमार्स है, उनके पास कोई भी चीज आप देख लीजिए, जिससे रशिया के ऊपर बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं मानता हूं कि ये इतना आसान नहीं होगा यूक्रेन के कीव को कैप्चर करना, क्योंकि यूक्रेन सिर्फ अकेला नहीं लड़ रहा है, पूरे जो मॉडर्न वेपन सिस्टम है नाटो के, वेस्ट के, अमेरिका के, वो इस्तेमाल हो रहे हैं वहाँ पर। और मुझे ये भी लगता है कि अगर रशिया ज़्यादा बॉक डाउन हो जाएगा इसमें, तो रशिया काफी कमजोर। लेकिन कर्नल टिकू, एक बात जो मेरे मन में आ रही है, क्योंकि हमने ये देखा है शुरुआत से, जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, उसके बाद जब यूक्रेन की तरफ से कुछ बड़ा हमला किया जाता था तो रूस की तरफ से बड़ा पलटवार किया जाता था। मतलब अगर थोड़ा सा भी अगर रूस को कुछ किया जाता था तो रूस उसका पलटवार करता था और बड़ा जवाब देता था। पहले भी हुआ, आगे भी हमने देखा। क्या ये तस्वीर अब यही डिपेंड करती है, क्योंकि कल ही एक खबर आई थी जिसमें कई सैनिक मारे गए थे। यूक्रेन कह रहा था कि हमने 100 से ज्यादा सैनिक मार दिए हैं, लेकिन रशिया खुद दावा कर रहा था कि 60 सैनिक तो मारे ही गए हैं। नहीं, आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, रशिया का काफ़ी सारा नुकसान हुआ है इस युद्ध में।
लेकिन हमें यह भी नहीं मालूम है कि रशिया का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्योंकि एक क्लोज सोसाइटी है, वहां से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो वेस्ट से मिलती है। अगर रशिया का ऑब्जेक्टिव ये था कि स्पेशल ऑपरेशन हो जाए और उसमें तबाही की जाए, फिर आपको इतने सारे ट्रुप्स अंदर भेजने की जरूरत नहीं थी। आपके पास मिसाइल्स हैं, ग्रैंड सिस्टम है, कई आधुनिक हथियार है जिससे आप यूक्रेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन अगर आप देखें लुहांस्क डोनेट्स्क एरिया जो है वो उन्होंने कैप्चर किया, लेकिन वहां पर भी अभी रशिया का पूरा कब्जा नहीं है। हालांकि वहां पर रशियन ज़्यादा रहते हैं और यूक्रेनियंस कम रहते हैं। तो जिस प्रकार से युद्ध की स्थिति बन रही है, मैं मानता हूं कि रशिया शायद इस सोच से ये कर रहा है ताकि यूक्रेन जो है नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाए। बल्कि रशिया ने तो ऑफर भी किया, हम बात करने को तैयार है। यूक्रेन नहीं मना कर रहा, उन्होंने 10 कंडीशन रखी। नेटो कंट्री भी उनको साथ में काफी ज्यादा वो नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन युद्ध विराम की तरफ पहुंचे, क्योंकि वो उनको मौका लग रहा है रशिया को कमजोर करने का। और अनफॉर्चुनेटली पुतिन जो है वो गेम उनकी खेल रहा है, जाने या न जाने में। और ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि ये सबसे बड़ी चिंता है। लेकिन एक बात है, बेलारूस में तो पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली हमने, ये भी देख लिया कि बेलारूस में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन बेलारूस के बाद अब आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। अगर बेलारूस इन्वॉल्व हो जाता है तो क्या हम ये मान के नहीं चल सकते हैं कि बेलारूस भी अब वॉर का हिस्सा होगा और जो नाटो की सभी कंट्रीज उनको घेरा करके रखी है वो बेलारूस को तबाह नहीं करेंगे, वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें। तो ये इतना आसान नहीं है बेलारूस को नहीं, लेकिन बेलारूस की तरफ से पहले भी सपोर्ट किया जाता था, लेकिन इतना रिएक्शन नाटो की तरफ से नहीं आया था। ट्रू, आई एग्री, लेकिन बेलारूस की तरफ से इतना मेजर थ्रस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अभी तक नहीं आया था। वो बेस तो इस्तेमाल हो रहा था, वहां ट्रेनिंग भी हो रही थी, लेकिन वहां से अगर कोई थ्रस्ट आ जाएगा कीव की तरफ तो ऑटोमेटिकली बेलारूस इन्वॉल्व हो जाएगा। और क्या बेलारूस के पास इतनी ताकत है कि वो नाटो के सभी देश? लेकिन सर, मेरे को एक वो वक्त याद आता है कि जब युद्ध शुरू हुआ था 350 दिन पहले, तो उसके बाद 5वां या 6वां दिन, तीसरा या चौथा दिन था युद्ध शुरू होने का, और हम देख रहे थे कि सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा एक काफिला रूसी टैंक्स का जो कीव के चौराहे पर खड़ा था या फिर कीव की सरहद पर कीव में एंटर करने के लिए बेताब था। और उस वक्त लग रहा था कि अब तो रूस जीत ही गया, अब तो कीव पर कब्जा हो ही गया। लेकिन अचानक से उस वक्त हमने देखा कि जो ज़ेलेंस्की है उनका पलटवार होता है, चाहे वो ड्रोन्स हो या फिर अलग तरह की टीम हो, वो वार करती है और फिर जो टैंक्स हैं वो तितर बितर हो जाते हैं। और फिर जो ख्वाब था रूस का कि कीव, राजधानी कीव पर कब्जा किया जाए, वो उनका सपना टूट जाता है। तो वो सपना पूरा करने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं अभी। या बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए उसी से हम सबक लेते हैं कि उस टाइम मुझे याद है बताया जाता था कि 80 किलोमीटर लॉन्ग वो आर्मर का एक कॉलम है। हाँ। तो आप 80 किलोमीटर लॉन्ग एक आर्मर कॉलम भेजते हैं, तो आपने इस चीज का अध्ययन नहीं किया है कि उसके बरखिलाफ जो सर्विलेंस सिस्टम है, जो ड्रोन्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है, वो कितना हानि पहुंचाएंगे। तो क्या रशियन जनरल ने इस बात का अध्ययन नहीं किया था? बिकॉज दे वर टोटली एक्सपोज। तो यही चीज हो सकता है अब वो दूसरे तरीके से बेलारूस से करें। लेकिन मैं मानता हूं जिस प्रकार से यूक्रेन ने रशिया की अपोजिशन करी है, जिस मुकाबला किया है, वो पूरा नाटो कर रहा है। और क्या नाटो एक्सेप्ट करेगा कि रशिया कीव को कैप्चर करें? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि दिन ब दिन जो है पिछले कई महीनों से ऐसा लग रहा है कि रशिया इस युद्ध में बॉग डाउन हो रहा है और अमेरिका इस चीज से बहुत खुश है। बिल्कुल। अच्छा, एक और जो अहम चीज है वो यहाँ पर उस बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा यूक्रेन के जिन पूर्वी इलाकों के बारे में बात की जा रही है, वहां कई जगह ऐसी है जहां पर रूस का कब्जा है, जैसे उसमें लुहांस्क, खेरसोन, दोनेत्स्क, ज़ैपोरिज़िया। पावर प्लांट की भी बात की जाती है, न्यूक्लियर प्लांट की भी बात की जाती है। उस पर कब्जा करना, उसको बरकरार रखना और उसे अपनी जद में करना, ये दोनों देश इसके लिए किस हद तक जा सकते हैं और क्या करते नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि अगर लुहांस्क डोनेट्स्क के इलाके में, खेरसोन को तो छोड़ दीजिए, वो अलग चीज़ है, बिल्कुल साउथ में है वो। अगर ये ईस्टर्न पार्ट को रशिया कैप्चर करती है और वहां पर वो शांति स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मुझे लगता है यूक्रेन वहां ज्यादा कार्रवाई नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, एक बड़ी इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जरा वो अपने दर्शकों को बता दें। इसी से जुड़ी बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया पर कब्जा बनाए रखने की जंग भी लगातार जारी है और रूस ने सैनिकों की ट्रेनिंग की वीडियो जारी की है। मतलब देखिए, रूस बता रहा है कि हमारी तैयारी तो पूरी हो गई,
मोबिलाइजेशन के दौरान भर्ती सैनिकों की ट्रेनिंग, उसका वीडियो रूस ने जारी किया ताकि हौसला बढ़ाया जा सके। टैंक से लेकर फायरिंग तक की ट्रेनिंग दी गई। ड्रोन अटैक का भी अभ्यास कराया गया है। ड्रोन अटैक जो कि इस युद्ध में सबसे कारगर साबित हो रहा है। जैपोरिजिया में इन सैनिकों की तैनाती होगी और न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा मजबूत चाहता है रूस। ये सबसे बड़ी खबर। जैपोरिजिया के न्यूक्लियर प्लांट को अपने पाले में रखने के लिए रूस ने जैपोरिजिया पर कब्जा किया है ताकि वो यूरोप को ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा झटका दे सके। और चलिए आपको उस दिन का एक वीडियो दिखाते हैं जब जैपोरिजिया पर रूस ने दनादन मिसाइल दागा था। आपको याद होगा कि कई मिसाइल जैपोरिजिया पर उस वक्त दागे गए थे और यह जैपोरिजिया का वीडियो 4 मार्च 2022 का है। मतलब जब युद्ध शुरू हुआ था उसके करीब 2 महीने बाद का यह वीडियो, जब रात में रूस की मिसाइलें दनादन जैपोरिजिया पर गिरी थी और जैपोरिजिया पर रूस के अटैक का मकसद सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करना था। और यही वजह है कि रूस ने जो भी मिसाइलें दागी वो न्यूक्लियर प्लांट के इर्द गिर्द ही दागी गई थी। ये जो आप वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आप जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, ये उसी वक्त का वीडियो है और जैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के इर्द गिर्द ही ये मिसाइलें दागी गई थी। इसमें से कुछ मिसाइलें न्यूक्लियर पावर प्लांट परिसर में भी गिरी, लेकिन उस वक्त उसे बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा था। तब वहां यूक्रेन के कर्मचारी काम कर रहे थे। और दिलचस्प बात यह है कि रूस ने जब न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया, उसके कई महीनों तक यूक्रेनी कर्मचारी इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाते रहे। यानी कब्जा तो रूसी सेना का था, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट को यूक्रेनी कर्मचारी इस वक्त चला रहे थे। इसके साथ ही जैपोरिजिया पर फिलहाल रूसी सेना का कब्जा है पूरी तरह से और इसे और पक्का करना चाहते हैं। यूक्रेन इस क्षेत्र पर कब्जे के लिए जी जान से जुटा हुआ है कि कैसे भी इसे वापस ले लिया जाए। लेकिन असल में लड़ाई उस न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे को लेकर है जो न सिर्फ देश की इकोनॉमी में एक बड़ी भूमिका निभाती है, बल्कि इस न्यूक्लियर प्लांट से यूरोप को बड़ी मात्रा में एनर्जी या फिर यह कहें कि ऊर्जा, बिजली मिलती है। जैपोरिजिया यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जैपोरिजिया के एर्नेहोर्दर में यह है। इसके साथ ही न्यूक्लियर पावर प्लांट विश्व के 10 सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र में से ये एक है। विश्व के 10 सबसे बड़े, सोचिए इसकी क्या अहमियत है दोनों देशों के लिए। यूरोप के 44 देशों में पावर सप्लाई का ये जरिया था। 4 मार्च 2022 पर रूसी सेना ने यहां पर अटैक किया था, जिसका वीडियो आपसे कुछ देर पहले आपने यहीं पर देखा। 5 मार्च 2022 को प्लांट पर रूस ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया। इसके बाद मार्च से 8 अक्टूबर तक न्यूक्लियर प्लांट में काम होता रहा। कब्जा किसका था? कब्जा रूस का था, लेकिन इन कई महीनों तक यहां पर जो काम करते रहे वो थे यूक्रेनी कर्मचारी जो इस प्लांट को चला रहे थे। और फिर 8 अक्टूबर के बाद बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। हालात बद से बदतर हो गए। यूक्रेन समेत यूरोप को पावर सप्लाई मिलना यहां पर बंद हो गया। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यही जैपोरिजिया के बारे में जो बात की जा रही है। अब देखिए आपके जहन में यह भी रहा होगा, यह भी आ रहा होगा आपके जहन में कि जैपोरिजिया का न्यूक्लियर प्लांट कैसे युद्ध के पहले था, इसमें कैसे काम होता था। यह आपके दिमाग में आ रहा होगा क्योंकि इतनी चर्चा इसकी की जा रही है कि 10 सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र में से ये एक था। तो इसके बारे में आपको बता देते हैं यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर थर्मल प्लांट देखने में कैसा था। तो आपको यूरोप के सबसे बड़े जैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट का ये हम वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो भी ठीक उसी दिन का है जिस दिन रूस ने इस पर कब्जे के लिए हमला किया था, यानी 4 मार्च युद्ध शुरू होने के 2 महीने बाद का। लेकिन यह वीडियो दिन का है। यहां यूक्रेनी कर्मचारी ठीक उसी तरह से काम में लगे दिखे जैसे आम दिनों में यहां पर काम होता था। और इसी न्यूक्लियर पावर स्टेशन से यूक्रेन समेत यूरोप को पावर सप्लाई की जा रही थी। आज यूक्रेन अंधेरे में, यूरोप को ऊर्जा का संकट गहरा गया है क्योंकि ये रूस के कब्जे में आने के बाद अब इसे बंद कर दिया गया है, इधर काम नहीं हो रहा। जैपोरिजिया पावर प्लांट में यहां किसी को नहीं पता था कि दिन में जिस जगह काम कर रहे हैं रात होते ही यह कब्जे का सबसे बड़ा सेंटर बन जाएगा। किसी को नहीं पता था।
इसी पर हम बात करें। कर्नल टिक्कू, देखिए इस पावर स्टेशन के बारे में बताया कितनी अहमियत रखता है, पूरी कहानी यहां पर बताइए। अब तो दर्शकों को भी पता चल गया होगा कब यहां पर कब्जा हुआ और कब परिस्थितियां यहां पर बदल गई। देखिए यूक्रेन अगर आप देखेंगे उनकी हिस्ट्री, यूक्रेन कहां पर है और जर्मनी कहां पर है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूक्रेन जो था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत यूनियन पर जब हमला हुआ तो यूक्रेन जो कि जर्मनी से बहुत दूर है जी, वहां एक घमासान युद्ध छिड़ा और वर्ल्ड वॉर के एंड तक चलता रहा, क्योंकि यूक्रेन जो है पूरे यूरोप के अंदर रशिया को छोड़कर सबसे बड़ा देश है और सबसे रिसोर्सफुल देश है। आपकी पूरे यूरोप की और मिडिल ईस्ट की जो जितनी व्हीट रिक्वायरमेंट है वो सब यूक्रेन ही पूरी करता है। वहां पर रशिया जब सोवियत यूनियन था तो न्यूक्लियर वेपन्स भी इंस्टॉल थे और न्यूक्लियर प्लांट्स भी वहां से, क्योंकि साउथ में था, सेफ था वेस्टर्न यूरोप से। तो मैं मानता हूं कि ऐसी जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर कैप्चर करना सोवियत रशिया के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूं कि जिस नॉर्थ ईस्ट के इलाके में जहां पर रशिया का कब्जा है, खैरासूनिया साउथ में है, हाँ। ब्लैक सी के साथ जो जुड़े इलाके हैं, किसी भी सूरत में रशिया उनको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वहां पर कैप्चर किया हुआ इलाका है। वो अगर कंसोलिडेट करेंगे तो युद्ध के आखिर तक उनके पास कुछ ना कुछ रहेगा जो वो नेगोशिएटिंग टेबल पर जिसका वो इस्तेमाल कर सकेंगे। मुझे लगता है जो आपने बोला कि बेलारूस से एक थ्रस्ट आने वाली है कीव के ऊपर, वो भी मुझे लगता है एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है, ताकि यूक्रेन जो है अपने ट्रुप्स वहां शिफ्ट करे और रशिया के ऊपर ईस्ट में और साउथ में जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है वो कम हो जाए। लेकिन ये ज़ैपोरिज़िया की लड़ाई, ये लड़ाई किस मुकाम तक पहुंचेगी? देखिए, न ये रशिया के फेवर में है न ये यूक्रेन के फेवर में है कि वो न्यूक्लियर प्लांट बर्बाद हो जाए, क्योंकि अगर न्यूक्लियर प्लांट बर्बाद होता है तो जिस चीज़ की लड़ाई लड़ी जा रही है रशिया की तरफ से और यूक्रेन की तरफ से, वो ऑब्जेक्टिव ही खत्म होगा। लेकिन क्या होता है जंग के अंदर, जब आप एक कदम लेते हैं तो वो एस्केलेटरी लैडर आगे बढ़ती जाएगी, उस पर कंट्रोल नहीं रहता किसी का। तो उस वजह से अगर ये न्यूक्लियर प्लांट बर्बाद हो जाता है तो मैं मानता हूं यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और रशिया का जो नहीं, लेकिन यूक्रेन जो कोशिश कर रहा है, जी तोड़ कोशिश कर रहा है कि इस न्यूक्लियर प्लांट पर वापस से कब्जा किया जा सके, और रूस ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कि इससे कब्जा बिल्कुल भी ढीला नहीं होगा। तो यूक्रेन इसको वापस पाने के लिए किस हद तक जा सकता है और क्या रणनीति अपना सकता है? देखिए, ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है इसका जवाब देना, क्योंकि अगर आप इसको किसी भी हालत में कैप्चर करना चाहते हैं तो आप इसको कैप्चर करेंगे इंटैक्ट, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसको इंटैक्ट कैप्चर करना चाहते हैं तो आपने रशियन ट्रूप्स को वहां से हटाना पड़ेगा। लेकिन हाँ कर्नल टिक्कू, मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है, बीच में आपको रोकने के लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है कि रशिया अगर कहीं से गया है तो पूरी तरह से बर्बाद करके गया है, कुछ छोड़ के नहीं गया है वहां पर कि वापस यूक्रेन के किसी काम आ सके। तो अगर यहां से अगर रशिया इसे छोड़ता भी है तो क्या इसे नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी तरह का? बिल्कुल, इसको स्कॉच डस्ट पॉलिसी बोलते हैं। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कई जगह किया गया। जब आपकी ट्रुप्स हार जाती हैं तो आपके पास जितने रिसोर्सेज है आपको बर्बाद करते हो ताकि दुश्मन उनका इस्तेमाल न कर सके। यह नॉर्थ अफ्रीका में भी हुआ, जर्मनी में भी हुआ, यूरोप में भी हुआ, फ्रांस में भी हुआ, हर एक जगह ये ऐसा होता है। अगर रशिया इस लेवल पर पहुंच जाता है कि अब वो हारने वाले हैं और यहां से उनको निकलना ही पड़ेगा, मैं मानता हूं कि रशिया इसको डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन उससे बहुत ज़बरदस्त क्षति होगी, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट है और न्यूक्लियर जब प्लांट बर्स्ट हो जाएगा तो वो कोई ज्योग्राफी तो देखेगा नहीं, वहाँ सबके ट्रुप्स होंगे, रशियन ट्रुप्स भी होंगे, बाहर के ट्रुप्स। तो ये बहुत बड़ा एक डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा अगर रशिया वहाँ से जाता है और उसको बर्बाद करके चला जाता है। तो मैं मानता हूं कि ये डिसीजन ऐसे होते हैं जंग के अंदर जहां आप डिसीजन लेना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो ये भी एक वैसा ही एक उदाहरण है। अच्छा, लेकिन ये भी हो सकता है कि फूक फूक के कदम रखा जाए, वेट एंड वॉच की स्थिति में रखा जाए यूक्रेन की तरफ से भी और रूस की तरफ से भी कि ठीक है, यहां पर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बाकी परिस्थितियों को देखते हुए कि बाकी जगह पर क्या हो रहा है। क्वाइट लाइकली, बिल्कुल ऐसा ही मुझे लगता होगा, क्योंकि मुझे लगता है इंटरनेशनल ओपिनियन जो है वो भी नहीं चाहेगी कि इस सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय किया जाए और किसी न किसी तरीके से
थोड़ा सा तो कम डाउन यूरोप को करना पड़ेगा, नेटो को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ज़ेलेंस्की को बोलते हैं आप जाइए और अनकंडीशनली आप बातचीत करना शुरू कीजिए, तो उसमें कुछ संभावना बनती है कि युद्ध विराम हो सकता है, फिर नेगोशिएशन बढ़ सकती है। लेकिन वो समय अभी नहीं आया है, क्योंकि नेटो ये सोच रहा है कि वो रशिया को यूक्रेन के अंदर और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, और जब तक वो पूरा नुकसान नहीं पहुंचाएगा तब तक जंग चलता रहेगा। लेकिन ये ज़ेपोरिज़िया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मुझे लगता है ये ऐसा एक ऑब्जेक्टिव है जो शायद कंपेल करेगा नेटो को और ज़ेलेंस्की को अपना स्टेप बैक। कर्नल टिक्कू, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जो नई रणनीति रूस अपना रहा है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से कीव की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है और ये 220-229 किलोमीटर का सफर तय करने की कोशिश कर रहा है, क्या जनवरी में ये सफर तय होगा, अपने मुकाम पर रूस पहुंच पाएगा, या फिर जैसा कि पिछले साल हुआ, फरवरी से युद्ध शुरू हुआ और आखिर तक चलता रहा, तो 2023 में भी ऐसे ही लंबा खिस्ता रहेगा? देखिए, मैं नहीं मानता कि रशिया का ये ऑब्जेक्टिव ही है कि वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा करे, उनके बस का नहीं है। तो लेकिन ऐसे तो रशिया खुद कंगाल हो रहा है, उसकी तो हालत खुद खस्ता हो गई है इतने तब से वो युद्ध। जी, इसीलिए रशिया ने बोला है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन नेटो ये समझता है कि हम ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर रशिया का और ज़्यादा नुकसान किया जा सकता है, रशिया को परमानेंटली वीक किया जा सकता है 10-20 साल के लिए, ताकि वो थ्रेट न रहे उनके एलाइज के लिए नेटो में। बिल्कुल, ये बात यहां पर कही जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल टिक्कू, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी बारीकी से आपने हर पहलू को बताया कि दर्शक भी इस बात को समझ रहे होंगे कि अब जो रूस का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वो वहां से कैसे युद्ध करने जा रहा है, किस तरह से उसकी रणनीति होगी, ज़ेपोरिज़िया में पावर प्लांट की अहमियत क्या है, क्यों यूक्रेन इसे वापस पाने के लिए बेताब है और रूस क्यों इस पर कब्जा बरकरार रखना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।